नमस्कार। आज हम एक अहम विषय पर बात करेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी यानी मौद्रिक नीति। हमारे पास इससे जुड़ा एक विस्तृत लेख है, तो कोशिश करेंगे कि इसके जो मुख्य पहलू हैं उन्हें समझें कि ये पॉलिसी आखिर है क्या, इसके लक्ष्य क्या होते हैं, केंद्रीय बैंक कैसे काम करते हैं और हमारी अर्थव्यवस्था पे इसका क्या असर पड़ता है। जी बिल्कुल। और ये विषय सीधा हमारी आर्थिक स्थिरता और विकास से जुड़ा है। ये देखना काफी दिलचस्प है कि केंद्रीय बैंक के कुछ फैसले वो पूरी अर्थव्यवस्था की दिशा कैसे तय कर सकते हैं। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। ये मौद्रिक नीति सरल शब्दों में है क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये किसी भी देश के केंद्रीय बैंक, जैसे भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, की नीति होती है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाना। मतलब रोजगार के अच्छे अवसर हों और कीमतें भी काबू में रहें। कीमतें काबू में रखना यानी महंगाई पर नियंत्रण। हाँ बिल्कुल, कम और स्थिर महंगाई। इन लक्ष्यों को पाने के लिए केंद्रीय बैंक का सबसे बड़ा हथियार होता है ब्याज दरें। ब्याज दरें। जी, जब वो ब्याज दरें बदलते हैं तो बैंकों के लिए उधार लेना या देना वो सस्ता या महंगा हो जाता है। और इसका सीधा असर पड़ता है व्यवसायों और हम जैसे आम उपभोक्ताओं पर। हाँ। मतलब हमारे लोन लेने और खर्च करने के फैसलों पर। तो ये पूरा एक चेन रिएक्शन जैसा है। हाँ, कह सकते हैं। इसे ही मौद्रिक संचरण तंत्र या मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म कहते हैं। कैसे पॉलिसी का असर धीरे धीरे पूरी अर्थव्यवस्था तक पहुंचता है। विनिमय दरें यानी एक्सचेंज रेट्स वो भी इससे प्रभावित होती हैं। अच्छा, और आपने कहा था नीतियां अलग अलग तरह की होती हैं, विस्तारवादी और? हाँ, मोटे तौर पर दो तरह की। जब अर्थव्यवस्था थोड़ी सुस्त चल रही हो तो विस्तारवादी यानी एक्सपेंशनरी पॉलिसी अपनाई जाती है। इसमें ब्याज दरें कम की जाती हैं ताकि लोग ज्यादा उधार लें, खर्च करें और अर्थव्यवस्था को थोड़ी गति मिले। और दूसरी है संकुचनकारी या कॉन्ट्रैक्शनरी। ये तब इस्तेमाल होती है जब महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही हो। तब ब्याज दरें बढ़ाई जाती हैं ताकि उधार लेना महंगा हो, खर्च कम हो और महंगाई पर लगाम लगे। ये समझना भी जरूरी है, जैसा लेख में बताया गया है, कि ये फिस्कल पॉलिसी यानी राजकोषीय नीति से अलग है। बिल्कुल सही। फिस्कल पॉलिसी सरकार का काम है। टैक्स लगाना, सरकारी खर्चे करना, ये दोनों नीतियां मिलकर काम करती हैं, पर है अलग अलग। तो केंद्रीय बैंकों के पास ब्याज दरों के अलावा और क्या क्या तरीके होते हैं? क्या टूल्स हैं उनके पास? ब्याज दरें तो मुख्य हैं ही, उसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण टूल है खुले बाजार के परिचालन यानी ओपन मार्केट ऑपरेशंस या OMO। OMO? यस। ये क्या होता है? इसमें केंद्रीय बैंक सरकारी बॉन्ड या सिक्योरिटीज खरीदता या बेचता है। जब वो बॉन्ड खरीदता है तो पैसा बैंकिंग सिस्टम में डालता है, लिक्विडिटी बढ़ती है। जब बेचता है तो पैसा सिस्टम से खींच लेता है। अच्छा, मतलब पैसे की सप्लाई को कंट्रोल करने का तरीका है ये। जी हाँ, इससे सीधा ब्याज दरों पर भी असर पड़ता है। फिर एक और चीज है फॉरवर्ड गाइडेंस। फॉरवर्ड गाइडेंस? हाँ, मतलब केंद्रीय बैंक पहले से ही संकेत देता है कि भविष्य में उसकी पॉलिसी का रुख क्या रह सकता है। इससे बाजार को एक अंदाजा रहता है, अनिश्चितता कम होती है। और वो रिजर्व रिक्वायरमेंट्स का भी जिक्र था। जी, आरक्षित आवश्यकताएं। मतलब बैंकों को अपनी कुल जमा का एक निश्चित हिस्सा कैश में रखना पड़ता है। हालांकि आजकल कई बड़े विकसित देशों ने इसका इस्तेमाल काफी कम कर दिया है या बंद ही कर दिया है। अगर हम इसके इतिहास को देखें, हाँ, तो ये पॉलिसी हमेशा ऐसी नहीं रही होगी, काफी बदली होगी समय के साथ। हाँ, बहुत ज्यादा। पुराने जमाने में तो राजा महाराजा सिक्कों में चांदी या सोने की मात्रा कम ज्यादा कर देते थे। वो भी एक तरह की मौद्रिक नीति ही थी। फिर कागजी मुद्रा आई, उसके बाद आया गोल्ड स्टैंडर्ड, जब करेंसी का मूल्य सोने से जुड़ा होता था। हाँ, वो सुना है। फिर ब्रेटन वुड सिस्टम आया दूसरे विश्व युद्ध के बाद, जिसमें डॉलर के मुकाबले बाकी करेंसी की दरें फिक्स थीं। लेकिन वो सिस्टम भी 1970 के दशक में खत्म हो गया। उसके बाद क्या हुआ? 80 के दशक में कोशिश हुई मनी सप्लाई टारगेटिंग की, मतलब पैसे की कुल आपूर्ति को कंट्रोल करके महंगाई रोकने की कोशिश करने की। पर वो बहुत सफल नहीं रही क्योंकि पैसे की सप्लाई और महंगाई का रिश्ता उतना सीधा नहीं निकला जितना सोचा गया था। तो फिर क्या अपनाया गया? 1990 में न्यूजीलैंड ने एक नई राह दिखाई, इन्फ्लेशन टारगेटिंग यानी मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण। इसमें केंद्रीय बैंक महंगाई का एक स्पष्ट लक्ष्य तय करता है, जैसे 2% या 4%, और फिर ब्याज दरों का इस्तेमाल करके उसे उसी दायरे में रखने की कोशिश करता है।
और आज यही सबसे ज्यादा चलन में है। हाँ, ज्यादातर विकसित देशों में जैसे G7 देश, अमेरिका का फेडरल रिजर्व, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, ये सब इसी रणनीति पर चलते हैं। हालांकि विकासशील देशों में अभी भी कई बार फिक्स्ड एक्सचेंज रेट या मनी सप्लाई पर फोकस ज्यादा होता है। एक स्थिति ये भी आती है जब ब्याज दरें घटाते घटाते लगभग शून्य पर पहुंच जाती हैं, जैसा पिछले कुछ सालों में हमने देखा भी। तब क्या होता है? हाँ, ये एक बड़ी चुनौती है। इसे जीरो लोअर बाउंड प्रॉब्लम कहते हैं। तब पारंपरिक तरीके काम करना बंद कर देते हैं। ऐसे में केंद्रीय बैंक अपरंपरागत यानी अनकन्वेंशनल तरीके अपनाते हैं। जैसे कि सबसे चर्चित है क्वांटिटेटिव ईजिंग या QE। इसमें केंद्रीय बैंक बहुत बड़े पैमाने पर सरकारी बॉन्ड या दूसरी संपत्तियां खरीदता है। मकसद होता है सिस्टम में और पैसा डालना और लंबी अवधि की ब्याज दरों को भी नीचे लाना। QE के अलावा भी कुछ है? हाँ, क्रेडिट ईजिंग भी है, जिसमें खास तौर पर निजी क्षेत्र की संपत्ति खरीदी जाती है ताकि कंपनियों को लोन आसानी से मिले। और कभी-कभी हेलीकॉप्टर मनी जैसे आइडिया पर भी बहस होती है, मतलब सीधा लोगों को पैसा देना। हालांकि ये बहुत कम इस्तेमाल हुआ है। इन सब में एक बात बहुत जरूरी लगती है, वो है केंद्रीय बैंक की विश्वसनीयता, उसकी क्रेडिबिलिटी। बिल्कुल, ये सबसे अहम है। अगर लोगों को, बाजार को ये भरोसा ही नहीं होगा कि केंद्रीय बैंक अपने घोषित लक्ष्यों को लेकर गंभीर है और वो जो कह रहा है वो करेगा, तो फिर उसकी नीतियों का असर बहुत कम हो जाता है। अपेक्षाएं बहुत मायने रखती हैं। और इसीलिए शायद केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता, मतलब सरकार से उसकी आजादी, इतनी जरूरी मानी जाती है। जी हाँ, ताकि वो बिना किसी राजनीतिक दबाव के पूरी तरह से अर्थव्यवस्था की जरूरतों को ध्यान में रखकर स्वतंत्र रूप से फैसले ले सके। तो अगर हम पूरी बात को समेटें, मौद्रिक नीति एक तरह से अर्थव्यवस्था का स्टीयरिंग व्हील है जिसे केंद्रीय बैंक संभालता है। हाँ बिल्कुल, रोजगार और महंगाई के बीच संतुलन साधने की एक लगातार चलते रहने वाली कोशिश है ये, जिसमें ब्याज दरें, पैसे की सप्लाई जैसे उपकरणों का इस्तेमाल होता है। और हमने देखा कि ये वक्त के साथ कैसे विकसित हुई है, सिक्कों से लेकर गोल्ड स्टैंडर्ड और अब इन्फ्लेशन टारगेटिंग और QE तक। जी, इसका विकास काफी लंबा और दिलचस्प रहा है। आज की इस चर्चा से एक विचार मन में आ रहा है जिस पर शायद आगे और सोचा जा सकता है। हम जानते हैं कि अर्थशास्त्र मानता है कि लोग तर्कसंगत फैसले लेते हैं, पर बिहेवियरल इकोनॉमिक्स कहती है कि ऐसा हमेशा नहीं होता। तो क्या ये मुमकिन है कि जो लोग केंद्रीय बैंकों में निर्णय लेते हैं उनके अपने मानवीय पूर्वाग्रह, जैसे नुकसान से बचने की प्रवृत्ति, लॉस अवर्जन या शायद अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस, अनजाने में ही सही उनके मौद्रिक नीति फैसलों पर असर डालते हों? ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है। बिल्कुल, क्योंकि निर्णय लेने वाले इंसान ही हैं। और अगर ऐसा होता है तो इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? क्या ये नीतियों को कम प्रभावी बनाता है या शायद किसी खास दिशा में झुका देता है? इस पर जरूर और विचार करने की जरूरत है। ये एक उभरता हुआ क्षेत्र है मौद्रिक नीति के अध्ययन में।